हेलो दोस्तों, सीएस साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 अम्ल सार एवं लवण के बारे में। पिछले अध्याय में अपन ने अम्ल सार के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा की थी और हम आज पढ़ेंगे सूचक के बारे में। तो सूचक सूचक शब्द से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूचक क्या होता होगा। सूचक यानी होता है सूचना देने वाले, अर्थात ऐसे पदार्थ जो क्या देते हों, अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को बताते हों, वही क्या कहलाएंगे, सूचक कहलाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार के पास ले जाया जाए तो वह या तो रंग बदल देंगे, या तो उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, या फिर उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, सूचक कहते हैं। अब सूचक कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। पहला होता है पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होंगे, जो प्राकृतिक स्रोतों द्वारा अपन को प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक। तो वे स्रोत जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक धरोहर, मतलब प्राकृतिक जो वनस्पति है, अगर उनसे अपन को सूचक प्राप्त होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस भी कौन सा सूचक है, यह भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। पत्ता गोभी भी किसका उदाहरण है दोस्तों, सूचक का उदाहरण है। एक है पेटूनिया और एक है जेरानियम। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं और प्राकृतिक सूचक के उदाहरण कौन कौन से हैं। आपसे एग्जाम के अंदर एक उदाहरण देकर पूछ सकता है कि ये कौन से सूचक का प्रकार है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि प्राकृतिक सूचक को के उदाहरणों को लिखिए, या प्राकृतिक सूचक को अन्य सूचकों से छांटिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, तो आपको इनके उदाहरण अच्छे से याद रखना है। अब देखो, अब लिटमस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लिटमस विलियन, जो लिटमस का जो विलियन होता है ना, वो कौन से रंग का होता है दोस्तों, बैंगनी रंग का। कौन से रंग का, बैंगनी रंग का रंजक होता है। कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंग का, जो थेलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो जो लिटमस पत्र है उसका विलयन कैसा होगा, बैंगनी रंग का होगा। और ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है लिटमस, थेलोफाइटा जो समूह पादप वर्ग है ना, थेलोफाइटा समूह का, उसके लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार आता है संश्लेषित सूचक। अब संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, देखते हैं। वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, मतलब जो रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें कौन से सूचक कहेंगे, रासायनिक सूचक, या फिर संश्लेषित सूचक भी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं या कहलाते हैं, वे उस संश्लेषित सूचक कहलाएंगे। तो इसके उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं संश्लेषित सूचकों के, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोप्थेलिन। संश्लेषित सूचक के कौन कौन से उदाहरण हैं, एक है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थेलिन। इसके बाद तीसरा है सूचक का प्रकार गंधीय सूचक। तीसरा कौन सा है सूचक में, गंधीय सूचक। अब देखते हैं गंधीय सूचक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उसे क्या कहेंगे, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, वेनिला आदि। किसको, प्याज और वेनिला आदि। अब पढ़ेंगे अपन अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके क्या पढ़ेंगे अब, कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या, हाँ, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातुओं के साथ। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया की जाती है, जब अम्लों की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। देखो, धातु प्लस तनु अम्ल क्या बनाएंगे, धातु लवण
वह हाइड्रोजन गैस बनती है। तो मैंने आपको लिखवाया भी था दोस्तों कि जब अम्ल धातुओं से क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं? हाइड्रोजन गैस का। तो अब इसके उदाहरण देखिए। जिंक, जिंक क्या है? एक धातु है। H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। जब इन दोनों की अभिक्रिया की जाए तो क्या क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। और कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। फिर दूसरा उदाहरण है फेरस की जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? फिर FeCl2 बनता है, फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि जब अम्ल की धातु के साथ जब अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है? एक तो धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? हाइड्रोजन गैस ही उत्सर्जित होगी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब किसकी पढ़ेंगे? क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तब भी कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस ही उत्सर्जित होती है। जैसे क्षार प्लस धातु, क्षार प्लस धातु क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये उदाहरण आपको याद रखने इसके क्षारों के धातुओं के साथ अभिक्रिया की, जिसमें पहला उदाहरण है आपका जिंक की अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से कराने पर, मतलब क्षार से कराने पर क्या बनता है? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 किसका निर्माण होता है? सोडियम जिंकेट का। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब जिंक धातु की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षार से की जाती है तो क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। तो आपसे इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है। और कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? हाइड्रोजन गैस। उसी तरह एल्यूमिनियम की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो NaLO2 बनेगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो आपको सोडियम जिंकेट वाला उदाहरण अच्छी तरह से याद रखना है। क्या रखना है? अच्छे से याद रखना है। अब पढ़ते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। किया धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। आपको बताया भी था कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस का उत्सर्जन करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। और जबकि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो केवल हाइड्रोजन, और क्षारीय धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेंगे। लेकिन धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे अम्ल तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पे। तो ये देखो, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, मतलब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से करवाएंगे तो क्या क्या बनेंगे? एक तो लवण बनता है, CO2 गैस का उत्सर्जन होता है और जल उत्सर्जित होता है, मतलब जल के अणु का निर्माण होता है। तो उदाहरण देखिए CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब धातु कार्बोनेट है। किसका कार्बोनेट है? कैल्शियम धातु का कार्बोनेट है, जिसकी अभिक्रिया किससे करवाई गई? HCl, मतलब जल से अम्ल से करवाई गई। किससे? अम्ल से। तो क्या बना? लवण है CaCl2, ये क्या है? एक लवण है। तो क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड बन गया। CO2 गैस का उत्सर्जन हुआ और जल का निर्माण हुआ। उसी तरह सोडियम कार्बोनेट से करवाई किसकी? अम्ल की अभिक्रिया, तो क्या बन गया? Na2CO3 की अभिक्रिया जब HCl से करवाई गई तो क्या क्या बना? NaCl बना, CO2 बना और H2O का निर्माण हुआ। तो आप यहाँ पे कौन सी गैस का उत्सर्जन हुआ? यहाँ पे भी CO2 गैस का उत्सर्जन हुआ। तो आपको इनमें भी ये इम्पोर्टेंट लगा लेना है। अब उसी तरह पढ़ते हैं आगे, नया दूसरा टॉपिक है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की
अम्ल से अभिक्रिया। मैंने आपको बताया भी है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करें या हाइड्रोजन कार्बोनेट से किसका उत्सर्जन करते हैं, CO2 गैस का उत्सर्जन करेंगे। आपको ये याद रखना ही है। तो देखो, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, लवण का, CO2 का और जल का। तो ये देखो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से करवाई गई तो क्या क्या बना, लवण बन गया, CO2 गैस का उत्सर्जन हुआ और जल का निर्माण हुआ। उदाहरण देखो, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है तो क्या बनता है, Na2SO4 बनता है, लवण बनता है, CO2 गैस का उत्सर्जन होता है और जल का निर्माण होता है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब HCl से करवाई गई तब भी क्या बना, NaCl लवण बना, CO2 गैस का उत्सर्जन हुआ और जल के अणुओं का निर्माण हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब अम्ल और क्षार धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे कि कौन सी गैस का उत्सर्जन करेंगे, हाइड्रोजन गैस का। और जब हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवाई जाए, अम्ल से, तब कौन सी गैस का उत्सर्जन होगा, CO2 गैस का उत्सर्जन होगा। आपको ये विशेष ध्यान रखना है और इसमें आपको सोडियम जिंकेट वाला सूत्र भी याद रखना है। क्या था सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO2, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सूत्र आपको याद होना ही चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू।